हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल पे जल्दी 30 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो होप अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा चैनल को तो जल्दी ही कर लो। ऑलमोस्ट 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे मेल एड्रेस पर भेज सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। आज की फर्स्ट स्टोरी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर समीर ने। आइए आगे की कहानी को वैसे ही जानते हैं जैसे कि उन्होंने हमें भेजी है। मैं घर से बाहर की तरफ चला गया। आज का मौसम बहुत ही सुहाना था। रोड के एक साइड में खड़ा होकर मैं ठंडी ठंडी और दिल को सुकून कर देने वाली हवा को महसूस कर रहा था। रोड पर आज रोज के मुकाबले ज़्यादा भीड़ थी। सभी लोग अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। मेरी नज़र नीचे रोड पर पड़ी तो 2 रुपये का सिक्का रोड पर गिरा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर उसी पैसे से मैंने दुकान से कुछ खरीद के खा लिया। उस टाइम रात के 11 बज रहे थे। जब शाम हुई तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मोहल्ले में घूमने लगा। हम लोग थोड़ी देर घूमे और फिर एक जगह पर बैठ गए और आने जाने वाले लोगों को देखने लगे। हमारा ध्यान मुख्यतः लड़कियों पर ही था। बीच बीच में कोई लड़की आती तो मेरे सारे दोस्त उसे घूरने लग जाते। ऐसे ही करके थोड़ा टाइम पार हो रहा था और फिर अचानक से मेरा एक दोस्त लापता हो गया। मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। शुरू में तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि हो क्या रहा है, इसलिए मैं भी भीड़ में शामिल हो गया। और तब मुझे पता चला कि मेरा ही एक दोस्त लापता है, जो हर वक्त मेरे ही साथ रहता था और यहाँ तक कि पिछले दिन भी वो मेरे साथ ही था। शाम को मैंने उसे देखा भी था, पर उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं अपने घर आ गया था। जब मुझे ये बात पता चली कि कल शाम से वह लापता है तो मैं बहुत हैरान हो गया, क्योंकि मैंने उसे कल शाम को भी देखा था। मैं चाह रहा था कि उन्हें बता दूं कि कल शाम को मैंने उसे देखा है, पर यह भीड़ थी, कई तरह के सवाल पैदा हो जाते और बात भी बढ़ सकती थी। इसीलिए मैं चुप रहा और चुपचाप घर आके अपने दोस्त की हिफाजत के लिए दुआएं मांगने लगा और उसके साथ बिताए हुए उन सभी पलों को याद करने लगा। अंदर से मेरा मन भी बेचैन हो रहा था। दिमाग में गलत गलत चीज़ें आ रही थी जो मैं सोचना भी नहीं चाह रहा था। वो सारे ख्याल मेरे माइंड में आ रहे थे उस टाइम पर। इसी तरीके से कब टाइम बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अपनी माँ से छुपकर जल्दी मैं नल की तरफ गया और अपने मुंह में पानी मारने लगा। मुंह धोकर मैं बाहर निकल गया। मेरे दोस्त के घर के बाहर अभी भी कुछ लोग खड़े हुए थे। मैं भी वहाँ जाकर देखना चाह रहा था कि क्या हो रहा है, और उधर जाकर खड़ा हो गया। जब मेरे दोस्त की माँ की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो भी मुझसे कई तरह की बातें पूछने लगी, पर मैंने उनसे बस इतना कहा कि मैंने उसे कल शाम को देखा था। पर उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया, क्योंकि मैं घर चला गया था। उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मुझसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं वहाँ से साइड हट गया। रात भर मैं उसी के बारे में सोचता रहा। मुझे कब नींद आई मुझे खुद नहीं मालूम। दूसरे दिन शाम हुई तो पता चला कि वो मिल गया है। मैं जल्दी से उसके घर गया तो देखा कि वो खटिया पर सोया हुआ था। मेरे अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं खुशी से पागल हो जा रहा था। मैं एक साइड दीवार में टेक के बैठकर उसी को देखे जा रहा था, और कुछ देर बाद वहाँ से सभी लोग जाने भी लगे। देखते ही देखते सब लोग चले गए, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा। उसकी अम्मी उसके पास बैठी हुई थी। मुझे भी लग रहा था अब घर चले जाना चाहिए। मैं यही सोच रहा था कि उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा चाय पियोगे। मैंने ना में सर हिलाया। मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ गया था, तो उसकी अम्मी बताती हैं कि रात के करीब 9:30 बजे के आसपास का टाइम था। तभी मोहल्ले के कुछ ही लड़के इसे घर लाए। मैं उस वक्त बगल वाली आंटी के घर में बैठी हुई थी। जब मुझे खबर हुई तो मैं जल्दी से भाग कर आ गई। जल्दी से घर का दरवाज़ा खोला और इसे खटिया पर लेटा दिया। इसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। पूरा बदन कीचड़ से लिपटा हुआ था। उन्हीं लड़कों से कहकर मैंने इसके कपड़े चेंज करवाए।
पुलिस वाले भी आए थे और लड़कों से पूछताछ भी करी कि आपको ये मिला कहाँ। उन लड़कों ने पूरी बात बता दी कि कैसे इसे उन्होंने देखा और घर ले आए। पुलिस वाले भी पूछताछ करके चले गए। मैंने अपने दोस्त की अम्मी को ये कहकर बाहर आ गया कि आंटी अब मैं जा रहा हूँ, जब ये उठेगा तो बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। और फिर मैं निकल गया अपने घर की तरफ। घर आकर खाना पीना करने के बाद मैं भी सो गया और रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास अचानक से मेरी नींद खुल जाती है। मैं देखता हूँ उस टाइम पे बिजली कटी हुई थी और ये तो आम बात ही थी, यहाँ ज़्यादातर टाइम लाइट नहीं रहती है। पर फिर भी शायद मैं गलत टाइम उठ गया था। लाइट ना होने की वजह से अब मुझे नींद नहीं आ रही थी और रात की खामोशी अलग ही डरा रही थी। मेंढक और भी कई तरीकों के कीड़ों की आवाज़ जो उस पल को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। मुझे प्यास भी लग रही थी, पर अंधेरे की वजह से मुझे उठने का दिल भी नहीं हो रहा था। फिर मैं थोड़ी देर बाद सोने की कोशिश करता हूँ, पर जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ मेरे सामने बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे थे। मैं सपने में देख रहा था कि अंधेरे में कोई मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। मैंने जागे जागे ही पूरा टाइम पार कर लिया और 4 बजे के आसपास फिर से सो गया। जब मेरी नींद खुली तो पता चला कि दोपहर के 1 बजने वाले थे। मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोकर बाहर चला गया। मेरी अम्मी मुझे रोक रही थी कि नाश्ता करके जा, पर मैं वैसे ही निकल गया। जब मैं अपने दोस्त के घर गया तो बगल वाली आंटी से पता चला कि वो उसे किसी बाबा के पास लेकर गई हैं। मैंने आंटी से पूछा कि किस लिए उसे लेकर गई हैं, तो आंटी बताती हैं कि जब वह उठा तो थोड़ी देर ठीक था, पर उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा था और अपना बिस्तर भी उसने गीला कर दिया था। उसकी मम्मी उसके पास गई तो उसने उनको भी धक्का देकर दूर गिरा दिया। बहुत मुश्किल से उसे ले जाया गया है। बार बार यही बोले जा रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो, भूख लगी है। यह कहकर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से चीख मार रहा था, यहाँ तक कि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। उसे कोई संभाल भी नहीं पा रहा था। उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि वो अकेले सबको फेंक रहा था। 7-8 आदमी मिलकर उसे नहीं संभाल पा रहे थे। जैसे तैसे करके उसे ले जाया गया। इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। अपनी माँ को मैंने सारी बात बताई तो मेरी बहन कहने लगी कि सानू के घर मत जाना, मुझे पता चला तो तेरे पापा को बोल दूंगी। खाना खा के फिर मैं बाहर चला गया और एक टेम्पो में जाकर बैठ गया। बस ये कुछ लड़के मुझसे पूछने लगे कि सानू किधर है। मैंने बता दिया कि उसकी अम्मी उसको बाबा के पास लेकर गई है। सानू उसी का नाम था जो लापता हुआ था। वो लोग पूछने लगे कि उसे वहाँ पर क्यों लेके गए हैं। मैंने कह दिया कि मुझे नहीं पता। आज सानू की तबीयत खराब हुए 3 दिन हो गए थे। शाम के करीब 9 बजे के आसपास सानू आता है बाबा के पास से। पता नहीं क्यों, पर वो खुश थी कि उनका बेटा ठीक हो गया। सानू मेरे गले लग के रोने लगा। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि तुम बहुत थक गए होगे, इसलिए अभी जाके आराम कर लो। इसके बाद उसे कुछ दिन तक बुखार रहा। उस बीच में मैं छुप छुप कर उससे मिल लेता था, क्योंकि अगर मेरी मम्मी को पता चलता तो पापा को बोल देती। दोस्तों, ये जो घटना मैंने आपको बताई, ये मैं आपको 2 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू था हमारे सब्सक्राइबर समीर का। अब जो अगला पॉइंट ऑफ व्यू है वो है उसी लड़के सानू का, जिसके साथ सारी घटनाएं हुई। ये घटना उसने बाद में खुद बताई थी। मेरा नाम सानू है और समीर मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। अमन से मेरी नई नई दोस्ती हुई थी। हुआ यूँ था कि मैं अमन को उसके घर छोड़ने के लिए गया हुआ था, पर आते वक्त काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मैं थोड़ी ही दूर आगे चला था कि मेरे आसपास पूरा अंधेरा हो जाता है। मैंने ऊपर पोल को देखा तो पता चला कि लाइट चली गई है। अब मेरा मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया था और चलते चलते अब मुझे डर भी लग रहा था। कुछ ही समय बीता था कि मेरे अंदर डर सा हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। चलते चलते 1-2 बार मैंने पीछे मुड़कर भी देखा, पर कोई भी नहीं था। ये सब तभी हो रहा था जब मैं चल रहा था। रुकने पर सब कुछ शांत। मैं जैसे चलता तो ऐसा लगता कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। रुकते ही सब शांत हो जाता। अचानक ही मेरी नज़र एक झाड़ी पर पड़ी, जो मुझे देखने पर लग रहा था कि कोई झाड़ी के पास है। मेरा पूरा बदन डर के मारे कपकपा गया। थोड़ी देर में मुझे ठंडी महसूस होने लगी, जबकि वो गर्मी का मौसम था।
एक बात और बता दूं, उस दिन मैंने काफ़ी सारा परफ्यूम लगाया हुआ था। उसके तुरंत बाद मेरा बदन बहुत ज़्यादा भारी होने लगा और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर एक दिन सानू की मम्मी बताती हैं कि जब मैं पापा के पास से लेकर गई थी तो मेरे साथ बस्ती के कुछ और लोग भी गए थे जिन्होंने सानू को पकड़ा हुआ था। जैसे ही हम लोग दरगाह में घुसे तो सानू पटकाने लगा, मानो वह अंदर जाना ही नहीं चाह रहा था। पर वहाँ भी जैसे तैसे करके उसे पकड़ लिया गया, लेकिन वो अंदर जाने से बिल्कुल मना कर रहा था। तो बाबा खुद ही बाहर आ गए और देखते के साथ ही समझिए कि उसके साथ क्या हुआ है। बाबा उसके सर पर हाथ रख के कुछ आयतें पढ़ने लगे और इस टाइम पर सानू और ज़्यादा चिल्लाने लगा। इसी बीच बाबा कहने लगे कि आप लोग कैसे करके इसे अंदर ले आइए। बहुत मुश्किल से उसे अंदर लेकर गए। वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे जिनकी आदत सानू जैसी थी। मैं समझ गई कि इन लोगों के अंदर भी भूत पिशाच है। दरगाह भी उन सबकी चीखों से गूंज रहा था जो उस पल को और ज़्यादा डरावना बना रहे थे। बाप पूछने लगे कि तुम कौन हो और उस बच्चे पर क्यों आई हो। वह बस यही कह जा रहा था कि मुझे भूख लगी है। बाबा उससे बार बार सवाल पूछ रहे थे पर वो एक ही बात को लगातार रिपीट कर रहा था कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। बाबा का गुस्सा अब 7वें आसमान में था। वो कहने लगे कि आप लोग इसे छोड़ दीजिए और दूर हट जाइए, मैं इसे संभाल लूँगा, देखता हूँ कैसे नहीं जाएगा ये। बाबा कहने लगे अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें इसी वक्त कैद कर दूंगा। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ने लगे। सानू जोर से चीखने लगा और उस टाइम पर हमें पता लगा कि उसके अंदर एक लड़की की आत्मा थी। बाबा बिना रुके लगातार कुछ पढ़े जा रहे थे। सानू भी बुरी तरीके से चीख मार रहा था। बाबा कहने लगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर बताओ कि तुम कौन हो। वो अपने बारे में उसके बाद सारी बात बताती है। बाबा पूछते हैं कि तुमने इसे क्यों पकड़ा है, तो कहती है इत्र की खुशबू की वजह से मैं इसके पास खिंची हुई आ गई, अब इस बच्चे को छोड़ दो। पर वो अभी भी चीख रही थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पर बाबा ने कहा अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें इस बोतल में कैद कर दूंगा। इसके बाद अचानक से शानू गिर के बेहोश हो जाता है। बाबा कहते हैं कि वो आत्मा अब चली गई है, लेकिन आप इसे एक बार और ले आइएगा, मैं आपको ताबीज़ दे दूंगा। उस दिन के बाद से सानू बिल्कुल ठीक हो गया, पर बाबा उसे दोबारा बुलाए थे, इसलिए वो अपनी मम्मी के साथ एक बार फिर से दरगाह जाता है। बाबा उसे एक ताबीज़ देते हैं और बोलते हैं कि इसे कभी उतारना मत। उस दिन के बाद से सानू पहले की तरह रहने लगा और अब उसकी मम्मी उसे कहीं पर भी इधर घूमने नहीं जाने देती, इसलिए वो अपनी बस्ती में ही रहता है। ये घटना जो मैंने आपको बताई है ये 2009 की है। दोस्तों, आज की अगली कहानी भी समीर जी ने हमें भेजी है। आइए कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। ये घटना भी हमारे ही शहर जमशेदपुर की है। मुझे पूरी तरीके से नहीं पता कि कहानी क्या है, फिर भी मैं जितना जानता हूँ आपको बताऊँगा। ये घटना मैंने उन्हीं लोगों से सुनी है जो नदी के किनारे रहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है मैं ये भी 100% नहीं कह सकता, पर कुछ ऐसी घटना है जिससे मैं अच्छी तरीके से परिचित हूँ और ये सभी चीज़ें मुझे मानने को मजबूर भी करती हैं कि हो ना हो ये एक सत्य घटना है। बात तब की है जब आदिवासियों का ज़माना था। मनुष्य का विकास उस टाइम पर नहीं हुआ था और वो लोग जंगल में रहते थे। पुराने ज़माने में हथियार के रूप में तीर और भाले ही यूज़ होते थे उन लोगों के हथियार के रूप में, जिसका इस्तेमाल वो शिकार करने और शिकारी जानवरों से बचने के लिए करते थे। बताया जाता है कि इस नदी, जिसे हम लोग चिड़िया नदी भी कहते हैं, ये कहाँ तक फैली है मुझे नहीं पता, पर एक बात पता है कि इस नदी की कहानी की शुरुआत कब से हुई। ये कहानी भी उसी टाइम का है जब आदिवासी लोग रहा करते थे। कहा जाता है कि उस टाइम 7 बहनें इस नदी में डूब कर मर गई थीं, जिस बात से इन बहनों की कहानी हमारे शहरों में प्रचलित हुई। वो 7 बहनें कैसे मरी इसका कोई ख़ास सबूत नहीं है, पर मेरे मन में यह नदी पास रहने वाले लोगों की बातों से लगता है कि उन्हें उन आदिवासियों ने ही मारा है। आपको क्या लगता है, अपनी भी राय दीजिएगा। इस टाइम पर भी इस नदी में हर साल किसी न किसी की मौत होती रहती है। ऐसा नहीं है कि अक्सर उसमें लाश मिलती है, नहीं, लेकिन एक साल में एक लाश ज़रूर मिलती है और वो भी लगभग एक ही सिमिलर टाइम पर, जब बरसात का मौसम रहता है।
और ये बात आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से कंटिन्यू हो रही है। मेरी दादी नानी के समय से हर साल कोई ना कोई इस नदी में मर जाता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस टाइम से लेकर कितने ही लोग इस नदी में मरे होंगे जिनका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। मुझे जब से होश है मैंने खुद अपनी आंखों से 7-8 मौतें देखी हैं जो हमारी इस नदी जैसे चिड़िया नदी में भी कहते हैं। अभी के टाइम में तो इस नदी में कभी बाढ़ नहीं आती, पर उस वक्त बाढ़ आना एक आम समस्या थी। खैर अब बाढ़ नहीं आती है, लेकिन तब भी बरसात में नदी काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। ऊपर से देखने पर लगता है कि ये कोई खाई हो। ये बीते कुछ साल पहले की बात है और अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे मैं पूरी तरीके से परिचित भी हूँ, क्योंकि ये बच्चे इसी मोहल्ले के थे। हुआ यूँ था कि 4-5 लोग और वो बच्चे नदी की साइड जा रहे थे। वो नदी जाते हैं, शाम को पता चलता है कि उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई। मुझे उस वक्त ये घटना पता नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं तो पता चलता है कि वो नदी वैसे ही घूमने के लिए गए थे। वो बच्चा नारियल निकालने को नदी में उतरता है। सामने कम पानी था पर उसे पता नहीं था कि आगे से नदी काफ़ी गहरी है और जगह जगह पर उसमें खाई है। तो बच्चा नारियल पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो नदी के बहाव के साथ बह जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। जब बाद में उस बच्चे को निकालते हैं तो मर गया था। हुआ ये था कि पानी के तेज़ बहाव के साथ वो बहती हुई पहाड़ी से टकरा गया था और उसी पहाड़ी में फंस गया था, क्योंकि वहाँ पर पानी कम था। इस हादसे के बाद से मैंने कुछ और बातें भी जानी हैं। कहते हैं कि उन 7 बहनों का लोगों को मारने का अलग ही तरीका है। कहते हैं एक आपको हंसा हंसा के मार देगी, दूसरी आपको डरा डरा के, तीसरी रुला रुला के और चौथी आपको गुदगुदी करके, 5वीं आपका दम खोट के और 6ठी नंबर वाली आपको डुबा कर, और जो 7वें नंबर पर आती है वो सबसे छोटी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखती है। वो 7 बहनें आपसे पूछेंगी कि आपको क्या पसंद है। वो सभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं बस छोटी वाली को देखकर। अगर आप उन 6 बहनों में से किसी को भी पसंद करते हो तो आपका मरना निश्चित है, पर अगर आप सबसे छोटी वाली को पसंद करते हो तो आप बच सकते हो। पर मैंने गलत मानता हूँ, क्योंकि आज तक कोई भी डूबने के बाद जिंदा लौटा ही नहीं। तो कैसे मान लूँ कि नदी साइड रहने वाले लोग जो बता रहे हैं वो सच है। ये हो सकता है कि सच में इस नदी में 7 बहनों की आत्मा है जो लोगों को मार रही हो, पर यह भी सच है कि जो लोग कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नदी में डूबने के बाद से कोई बचा हो। जिन्हें तैरना आता हो उनका भी नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर मैं आपको वही बता दिया जो कि मैंने लोगों से सुना है। इसे आप एज ए इंडियन अर्बन लेजेंड मान सकते हैं, जिसकी सच्चाई की पुष्टि मैं पूरी तरीके से नहीं कर सकता। रही बात इस साल की, तो कुछ टाइम पहले ही अभी जब बरसात हुई थी उस टाइम पर भी एक और लाश इस नदी से बाहर आई थी। ठंड का मौसम था और रिमझिम बारिश हो रही थी और समय समय पर बिजली भी चमक रही थी। एक अलग ही खामोशी वहाँ पर फैली हुई थी। मैं खिड़की के सामने बैठा था और हाथ को खिड़की से बाहर कर बारिश के पानी के साथ खेल रहा था। बारिश के पानी की कुछ महीन बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद करके उस पल का आनंद ले रहा था और उस खामोशी में मेंढकों की आवाज़ एक अलग ही एहसास दिला रही थी। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद मैं सोने के लिए चला गया। मिट्टी का घर और छत से टपकता पानी एक बहुत ही बुरी समस्या थी। मैं पलंग पर बैठा नीचे की तरफ देखने लगा। ज़मीन कई जगहों से गीली थी, जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा था। मैं अपनी माँ को देखते हुए बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था, क्योंकि वो ज़मीन पर सोती थी, पर उस वक्त मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं जिम्मेदारी उठा सकूं। अक्सर मेरी माँ की तबीयत खराब ही रहती थी और उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं रोज़ रात को सोने से पहले अपनी माँ का पैर दबा कर ही सोता था, इसीलिए मैं उस टाइम भी उतरा और अपनी माँ के पैर दबाने लगा। कुछ देर बाद मेरी माँ की आँख खुली तो उन्होंने मुझे पैर दबाता हुआ देखकर मुझसे कहा कि तुम सो जाओ बेटा, तुम्हें कल सुबह स्कूल भी जाना है। थोड़ी देर बाद मैं उठकर सोने के लिए पलंग पर चला गया। तकिए पे सिर रखने के बाद मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं। फिर आधी रात को एक बार फिर से प्यास की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैं उठा और इस बार पानी पीकर तुरंत सो गया। इसके बाद अब मैं सिर्फ सुबह ही उठा। बाहर को निकला तो देखा पड़ोस में रहने वाले बूढ़े चाचा
जो बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे, उनकी डेथ हो गई थी। उनके घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। शाम हुई तो उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी। उनके शव को गाड़ी में लोड करवा लिया गया और थोड़ी ही देर में हम लोग शमशान घाट की ओर रवाना हो गए। शाम का वक्त और बदन हिला देने वाली ठंड, ऊपर से तेज चलती गाड़ी जो ठंड को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। साए साए करती हवाएं मेरे बदन को एकदम हिला दे रही थी। मैं हाथ में हाथ बांधकर ठंड को झेल रहा था। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद मेरे पैरों में झंझनाहट आ गई थी और मेरे पैर थोड़े सूज गए थे। शमशान घाट पहुँचते साथ ही मैं गाड़ी से कूद गया और एक साइड में जाके खड़ा हो गया और गाड़ी की तरफ देखने लगा। सभी लोगों ने गाड़ी से लाश उतारी। किसी कारणवश उनके चेहरे से कपड़ा थोड़ा हट गया था और जो मैंने देखा वो क्या ही बताऊं। उनकी आंख और मुंह एकदम खुली हुई थी और पूरा चेहरा एकदम प्योर वाइट था। उनके मुंह से एक तरल पदार्थ बाहर आ रहा था जिसे लार कहते हैं। जब उनकी लाश को बड़ी मशक्क़त के साथ उतार लिया गया तो उनकी लाश को मेरे सामने ही रखकर वो लोग चिता की तैयारी करने लगे। मेरी नज़र जब बूढ़े चाचा पर पड़ी तो मेरी सांसें एकदम अटक गई थी। इतने पास से उनका वो डरावना चेहरा देखकर मेरा पूरा बदन सिहर उठा और मैं तुरंत उनसे दूर हट गया और एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। मेरी उंगली में अचानक से जलन हो रही थी और मैं कुछ टपकता हुआ भी महसूस कर रहा था। जब मैंने अपनी उंगली देखी तो पाया कि उंगली से खून निकल रहा है, जो कि काफ़ी देर से निकल रहा था। मैंने ज़मीन से कुछ महीन बाल उठाकर अपनी उंगली पर रगड़ ली, जिससे खून निकलना थोड़ा कम हो गया। मैं उस पेड़ के नीचे अकेले खड़ा था और मेरे पीछे से एकदम से अचानक से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 4-5 लोग हल्की आवाज़ में कुछ बात कर रहे हो। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि कौन है और जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि दूर दूर तक कोई था ही नहीं। और फिर मैंने एकदम से आगे की तरफ देखा जहाँ पर बूढ़े चाचा थे। इसके बाद आप जो भी समझो, लेकिन मैं तुरंत आगे मुड़ते के साथ ही बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि आसपास के लोग मुझे घेर कर खड़े हुए हैं। मैं एकदम हैरानी से सबकी ओर देखता हूँ और पूछता हूँ कि मैं शमशान घाट में क्या कर रहा हूँ। मेरे सवाल सुनकर सब लोग कहने लगे कि जब हम लोग चाचा को शव उठाने लाए थे तो देखा कि तुम पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हो। चाचा का अंतिम संस्कार करके हम तुम्हें तुम्हारे घर ले आए। रात भर तुम्हारी माँ सोई नहीं थी। फिर मैं रात की वो घटना याद करके उन्हें बताने लगा कि जब मैं पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई कुछ फुसफुसा रहा है, पर जब मैं मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और फिर एक झटके से मैंने जब चाचा की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी फलके झपकाई और ये देखकर मुझे पता नहीं क्या हुआ। कितने में ही उनमें से ही एक आदमी की नज़र मेरी उंगली पर पड़ी और उसने बोला कि शमशान घाट में खून की एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए, इनसे वहाँ मौजूद आत्माएं जागृत हो जाती हैं। हो ना हो तुम्हारे सामने भी किसी आत्मा से ही होगा। इसके बाद वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उन्होंने मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का। उसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं अभी भी एकदम सहमा हुआ था और बिस्तर ओढ़कर और चादर ओढ़कर अपने बेड पर लेटा हुआ था। मेरी माँ खाना लाकर मुझे दी, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। फिर भी माँ की जिद के चलते मैंने थोड़ा सा खा लिया और सोने लगा, पर आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। तकिए में लेटे लेटे मैं वही सब सोच रहा था और जब घड़ी का टाइम देखा तो रात के 1 बज गए थे, पर मुझे नींद कहाँ। मेरी नींद तो मानो एकदम उड़ गई थी। मैं सोने की कोशिश करने लगा, मन को एकदम शांत कर कर, और थोड़ी ही देर मुझे नींद के झोंके आने लगे और मैं हल्की नींद में सोया हुआ था। मेरे दिलो दिमाग में वही सब बातें मंडरा रही थी। मैंने देखा कि मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ हूँ और उस बूढ़े चाचा का डरावना चेहरा मेरी ही तरफ है। चाचा की आंखों की पुतली एकदम सफ़ेद ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। उनका मुंह पूरी तरीके से खुला हुआ था। मेरे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी और जब मैं वहाँ देखता हूँ तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। और फिर जैसे ही मैंने आगे देखा तो चाचा ने अपनी पलकें झपका दी और उस टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मानो कोई मेरा पैर पकड़कर ज़मीन में धंसाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे कानों में फुसफुसाने की आवाज़ लगातार आ रही थी, इसलिए मैं उठकर बैठ गया और नीचे अपनी माँ की तरफ देखने लगा। वो बहुत गहरी नींद में थी। मुझे उन्हें उठाने का मन नहीं कर रहा था, पर डर के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने अपनी माँ को उठाकर बता दिया कि मुझे डर लग रहा है। शमशान घाट की सारी बातें मुझे याद आ रही हैं। मेरी माँ ने मुझे नीचे अपने पास बुला लिया और मैं अपनी माँ के पास लेटकर सो गया।
मेरी माँ मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगी, इतना बड़ा हो गया तब भी तेरे को डर लग रहा है, ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मानो ऐसा लगता है कि कोई अनजान साया मेरे सामने आ रहा हो। खैर, मैं अपनी माँ के सामने था इसलिए मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा। उसका मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं चला, लेकिन इतना पता है कि उस दिन के बाद से आज तक ना मैं शमशान घाट फिर से गया और ना आगे भी कभी जाना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।